हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। वो है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मुझे सीटेट में नंबर ज़्यादा चाहिए, मुझे सीटेट में नंबर गेन करने हैं, तो पहला टॉपिक ये ऐसा है जिसमें आप अपने सीटेट में नंबर गेन कर सकते हैं, आप अपने सीटेट में नंबर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि सीटेट में कोई भी ऐसा पेपर हुआ हो जहां आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, अच्छे से इसको चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इसी वजह से टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं केवीएस से लगा के, इन सारे एग्ज़ामों में ये जो आपका बाल विकास का जो टॉपिक है, आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अब मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं। हमने कोल्ब की थ्योरी भी डिस्कस की है जहाँ पे हमने स्टेजेस देखे हैं। अब आगे जाके जो वीडियो आएगा उसमें हम स्टाइल देखेंगे। तो वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग केवीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी बाल विकास में बालक के डेवलपमेंट में कितना रोल आनुवंशिकता प्ले करता है, कितना रोल पर्यावरण प्ले करता है। क्या आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में, या फिर पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन जितनी चीज़ों का कंफ्यूजन चल रहा है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आखिरकार ये आनुवंशिकता होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रीजन है। ये सारी चीज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आनुवंशिकता क्या है, यानी आनुवंशिकता का अर्थ क्या है। पहली बात तो कोई चीज समझने से पहले हमको उसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी, तब हम उस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। हम जानते हैं हर एक व्यक्ति में डिफरेंसेस होती है। किसी का बिहेवियर अलग हो सकता है, किसी का बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि माता पिता से बच्चों में आने वाले गुण को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। अगर आप सिंपल वे में समझेंगे तो माता पिता से क्या, जब बच्चों को जो गुण आता है वो क्या होता है, आपका आनुवंशिकता होता है, यानी हेरिडिटी होती है। ठीक है, यानी आनुवंशिकता क्या है, विकास की एक क्षमता है। आनुवंशिकता क्या देती है, विकास की एक क्षमता प्रदान करती है। तो अगर कहा जाएगा कि बच्चे के विकास में जितना रोल पर्यावरण प्ले करता है उतना ही रोल आनुवंशिकता का भी है। कहीं हो सकता है आनुवंशिकता ज़्यादा मतलब रोल प्ले करे, कहीं हो सकता है कम करे, लेकिन बच्चे के विकास में दोनों का अहम रोल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं, तो आनुवंशिकता एवं वातावरण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एवं उसकी अन्य विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम जानते हैं बच्चे का जो विकास होता है, फिजिकल हुआ, आपका कॉग्निटिव हुआ, संवेगात्मक हुआ, और लैंग्वेज हुआ, सोशल हुआ, जितना भी एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें आपकी आनुवंशिकता की भी अहम भूमिका होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने दादा दादी से सीखते हैं, और वही गुण हम अपने आगे लेके चले जाते हैं। उन्हीं गुणों का एक और रूपांतरण होके पर्यावरण का जब सम्मिश्रण उसमें हो जाता है, तो वही गुण का विकास और अच्छे से और बेहतर तरीके से हो जाता है। कुछ देखो, कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि हमने कहा ना कि ये कुछ क्वालिटी होती हैं, जैसे मतलब आप समझ लो बच्चे का व्यवहार है ना। जैसे हम व्यवहार बच्चे का कैसा है, तो बच्चे में कुछ ऐसे कहते हैं ना, कितना अच्छा है बच्चा बोलने में, कितना अच्छा है कि कैसे बोल रहा है, किस तरीके से इज्जत दे रहा है। मतलब जो चीजें हैं, कुछ चीजें तो रियल में हम अपने माता पिता और जेनेटिक रूप से हमारे अंदर वो चीज आ जाती है। हमारे माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे भी वैसा अच्छे अच्छे हो जाते हैं, वैसे नेचर के अच्छे होते हैं। और अगर हम कह दें तो कुछ बच्चे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से चीजें सीख जाते हैं। जैसे मान लो कि भाई उनके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे ने इन्वायरमेंट से क्या सीख लिया, अपने पर्यावरण से क्या सीख लिया, बिगड़ गया, लड़ाई झगड़ा करने लगा, गंदे तरीके से बात करने लगा, मतलब बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। जबकि उसके मम्मी पापा बहुत सभ्य थे,
है ना। कुछ चीजें होती हैं कि चाहे आपके आसपास का वातावरण चाहे जैसा हो, लेकिन अगर हमारा परिवार, हमारे जो मम्मी पापा हैं वो सभ्य हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, तो बच्चा उनसे वो गुण अर्जित करता है। तो वो क्या होता है, आनुवांशिकता होती है। यानी बच्चा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, इन सारी चीजों से क्या कर रहा है, वो गुण, वो जो क्वालिटी है, वो चीजें ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर आ जाता है कि भाई हमें ईमानदार रहना है, दूसरों का बुरा नहीं करना है, मतलब ये गुण आपके स्वयं के अपने अंदर ही आ जाते हैं। भाई आपके मम्मी पापा वैसे हैं तो आपके अंदर भी वो गुण आ जाता है ना। लेकिन जब हम अपने वातावरण में गए, हम सोसाइटी में गए, हमने आसपास का चीजें देखी, तो हो सकता है हम अपराधी बन जाए। वैसे तो हम अपराधी नहीं है, लेकिन हो सकता है हम बन जाए, तो हो सकता है नहीं भी बने, है ना। तो दोनों चीजें होती हैं आपके बच्चे के विकास में, दोनों चीजों का अहम भूमिका होती है। तो अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता के नियम। क्या है आनुवंशिकता के नियम, इसको पढ़ते हैं। तो वैसे तो लॉ ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर मेडल ने दिया है। किसने? ग्रेगर मेंडल ने दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 3 नियम हैं। इनके हिसाब से जो नियम है वो अलग है। अब मैं जो आपको नियम बताऊंगी वो थोड़ा अलग है। उन्होंने प्रभुत्व का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दिया। आज जो हम नियम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यानी समानता का नियम। किसका नियम हम पढ़ेंगे? समानता का नियम। ठीक है, तो समानता का नियम क्या होता है? समानता मतलब होता है कि जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे, यानी उनकी संतान भी होगी। जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी क्या होगी, वैसे ही उनकी क्या होगी, संतान होगी। यानी अगर मान लो जैसे माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, माता पिता हो सकता है मंद बुद्धि के होंगे तो बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। इसको हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहेंगे कि भाई माता पिता बुद्धिमान नहीं हुए तो हो सकता है बच्चे बुद्धिमान ना हुए। ये समानता के नियम में बताया जा रहा है कि जैसे माता पिता होंगे, हम जिस उसमें जन्म लेते हैं भाई, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है भाई, मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होंगे, पशुओं के बच्चे पशु ही होंगे, है ना, वैसा ही होएगा ना। लेकिन अगर हम कहें तो जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानें भी होंगी। हो सकता है जैसे माता पिता बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो वो गुण बच्चों पे भी आएगा कि बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है भाई, माता पिता थोड़ा मंद बुद्धि के हुए तो हो सकता है बच्चा भी थोड़ा मंद बुद्धि का हो, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ अगर बात करें तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे बहुत ज्यादा माता पिता बुद्धिमान हुए तो बच्चा भी बुद्धिमान हुआ। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि अगर देखो आपके माता पिता का स्वरूप, आपके माता पिता का रूप रंग, माता पिता दादा दादी भी कह सकते हैं, उनका रूप रंग हुआ, उनकी कद गाठी हुई, मतलब जैसे लंबाई वगैरह, ये भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर मान लो माता पिता में से कोई कद में छोटा है, या मम्मी हुई पापा में से कोई भी कद में छोटा है, तो हो सकता है जो बच्चा होगा वो भी छोटा हो। मतलब छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं, मतलब हो सकता है लंबाई में थोड़ा छोटा हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो मैं अपने यहाँ वैसे खुद का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पापा लंबे हैं बहुत ज्यादा, और मेरी जो मम्मी है वो थोड़ा सा छोटी है, मतलब बहुत छोटी नहीं है, थोड़ा सा, मतलब पापा की अपेक्षा थोड़ा छोटी है। तो अब जैसे कि हम 4-5 भाई बहन हुए, तो उनमें से बड़े वाले हुए तो पापा की लंबाई हुई, मेरी भी पापा की तरह लंबाई हुई। लेकिन जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मेरे छोटे वाले भैया हैं, उनकी लंबाई मम्मी को गई, मतलब उस हिसाब से नहीं लंबे हुए जिस हिसाब से हम लोग लंबे हुए। तो ये चीजें होती हैं, आपने भी अपने घर में देखा होगा कि भाई लंबाई भाई पापा को चली गई है, मम्मी को चली गई है, ऐसे करके होता है। तो वो क्या होता है, आपका समानता का नियम होता है। ठीक है, यदि माता पिता में से कोई का रंग सांवला है तो बच्चे में भी वैसा हो जाएगा। माता पिता को मधुमेह या कोई दूसरा रोग है तो उनकी संभावना संतान, मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज। डायबिटीज कई प्रकार की भी होती हैं, तो वैसे तो हम स्पेशली टाइप 1 टाइप 2 टाइप की डायबिटीज से बात करते हैं। टाइप 1 ज्यादातर बच्चों की होती है, टाइप 2 वयस्क को हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे आनुवांशिक रोग हैं जो आपके माता पिता से आप मतलब आपको भी हो जाता है। जैसे एक रोग की मैं बात करूंगी जिसको शायद आप
सुन के भी आपको डर लगता है वो रोग, क्योंकि वो रोग ऐसा रोग है जिसमें एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसानों में आपने देखा होगा कि जैसे थोड़ा सा स्किन वाइट वाइट हुई है ना, उसके बाद धीरे 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 करके पूरी बॉडी में वो फैल जाती है, और पूरी बॉडी ऐसी ही जैसे अमेरिका से नहीं कोई आया है, जैसे फॉरेन से कोई सफेद सफेद होते हैं, वैसे टाइप का हो जाता है आपका पूरा बॉडी। मतलब पूरा सफेद, पहले चीटी चीटी लगेगी तो आधी काली आधा सफेद, वैसे टाइप का हो जाता है। और इसका मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे स्कूल में भी एक लड़की थी जिसको मतलब बहुत छोटी उम्र थी उसकी, मुझे लग रहा है कि वो 6 या 7 में पढ़ रही थी, और उसके हाथ की स्किन में ऐसा हो गया था कि उंगलियां वगैरह मतलब आधी सफेद सफेद हो गई, तो और उसके चेहरे पे होंठ के पास सफेद सफेद हो गए, मतलब वो अब धीरे धीरे वो चीज बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि भाई क्या इलाज करवाया है इसका, तो बोली मैम दवाई चल रही है लेकिन इसकी मतलब अभी रुका नहीं है। तो वो सिम्टम्स ऐसा है जिसकी कल्पना कोई नहीं करता कि भाई किसी को ऐसा रोग हो, लेकिन बात यह है ये रोग ऐसा है जो जेनेटिक होता है, ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक होता है। और ज़्यादातर केसेस में जो हम बहुत ज़्यादा गर्मी वाले वैसे वाले जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा मांस खा लिया, और मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें खा ली जिसमें बहुत ज़्यादा वो हुआ, तो उस केसेस में भी होने की संभावना इसमें रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो मम्मी पापा को दादा दादी को हुए तो हो सकता है वो आपको होने की भी संभावना रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी विभिन्नता का नियम, वेरिएशन का नियम, ठीक है। विभिन्नता का नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के से क्या होता है कि माता पिता का रंग रूप कद काठी जो भी हो, संतान उनके समान नहीं होती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ वेरिएशन का यानी विभिन्नता का नियम है, तो चाहे मम्मी पापा का रंग चाहे सांवला हो चाहे गोरा हो, चाहे उनकी कद काठी छोटी हो, जरूरी नहीं है कि उसका जो बच्चा होगा वो भी वैसा ही हो, है ना। बालक में अपने माता पिता के गुण जो होते हैं वो समान ना होकर थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे मान लो मम्मी पापा हो सकता है मंद बुद्धि के हों, तो जरूरी नहीं है कि बालक भी मंद बुद्धि का होगा, वो तीव्र बुद्धि का हो सकता है ना। उसका स्वभाव मम्मी पापा से अलग हो सकता है, उसका रंग मम्मी पापा से अलग हो सकता है, इन सारी चीजों से वो अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो पहला और दूसरा नियम दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो मम्मी पापा की जो चीजें हैं वो बच्चे पे हो सकता है बिल्कुल ना हो, समान ना हो, ठीक है। वो क्या होता है, वेरिएशन का नियम होता है, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी को कि जैसे माता पिता का रंग रूप काठी जो भी है, उनके संतान उनके समान नहीं होती है, अलग होती है ना। हो सकता है मम्मी सांवली हो तो जो उनका बच्चा होगा वो गोरा हो सकता है ना। मान लो मम्मी कद में छोटी हैं तो बच्चा बड़ा होगा, तो ये ज्यादातर केसेस में होता है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लॉ की बात कर रहे हैं वो है प्रत्यागमन का नियम, किसका, रिग्रेशन, ठीक है। तो इस सिद्धांत में सोरेशन जो एक है प्रतिपादक, तो ये इनके प्रतिपादक का नाम क्या है, सोरेनसन ने किया था। इस सिद्धांत के को बाद में मेंडल ने अपना लिया, ठीक है। सोरेनसन ने इसके लिए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि कम हो सकती है और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं, यही प्रवृत्ति प्रत्यागमन कहलाती है। यानी यहाँ पे क्या है कि मान लो कि किसी भी मंद बुद्धि के जो माता पिता होंगे उनका बच्चा तीव्र बुद्धि का होगा, इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा, प्रतिभावान होगा। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रही, क्योंकि अभी देखो आप न्यूज़ वगैरह में आप लोग सुनते भी हो कि भाई किसान का बेटा आईएएस अफसर बन गया, है ना भाई। झाड़ू लगाने वाली की बिटिया आईपीएस अफसर बन गई, तो ऐसे करके आप सुनते हो ना, तो भाई उस वो करके मतलब हो सकता है कि उनके दिमाग से उनके स्वभाव से बच्चा उनसे डबल ट्रिपल अच्छा हो, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है वो बच्चों में माता पिता से अलग हो सकती है, हो सकता है वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है किसी आम घर में जन्मा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, है ना, इसरो का प्रमुख बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहता है, प्रत्यागमन या परिवर्तन का नियम करता है, यानी बालक में माता पिता के ठीक विपरीत गुण होते हैं। अगर हम यहाँ प्रत्यागमन की बात करेंगे
तो माता पिता से विपरीत गुण किसमें होते हैं? बालक में होते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे माता पिता से जस्ट विपरीत गुण किसमें होते हैं? बालक में होते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभावान होने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसकी क्या है? संभावना है। और यही क्या होता है? प्रत्यागमन का नियम होता है। तो आपको जो ये मैंने आपको लॉ बताए हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं अपने आप से रिलेट करके। अब बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम इसलिए क्यों कह रहे हैं बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में ही यही लिखा रहता था। पर्यावरण मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधनावरण, है ना। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का मतलब है ढका हुआ। जो हमें चारों ओर से ढके हुए है वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। तो अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है वही हमारा क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण क्या रोल प्ले करता है हम बच्चे के विकास में? तो अगर हम बात करें बच्चे के आसपास का वातावरण, उसके परिवार के साथ उसकी बातचीत, उसके पड़ोस, उसका स्कूल, बच्चे को मिलने वाला पोषण, ये और कुछ नहीं बल्कि उस परिवेश का कुल योग है। अगर जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है। पर्यावरण को आमतौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राकृतिक और सामाजिक पोषण। अगर हम बात करें तो हमारा आस पड़ोस से लगा के हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, जहाँ हमारा लालन पालन होता है, जहाँ हम खेल कूद करते हैं, वो सब हमारा क्या है? वो सब हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है। हम कहते हैं ना कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट से बहुत चीज़ें सीखते हैं, अपने आसपास से बहुत चीज़ें सीखते हैं। सोसाइटी हो सकता है आपको इफेक्ट करे, आपका स्कूल आपको इफेक्ट करे, जिस जगह आप रहते हैं वो बच्चे के विकास में रोल प्ले करे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के जो विकास है उसमें अहम भूमिका निभाती हैं और बच्चे को इससे बच्चा प्रभावित भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरण के कारक हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इसमें डिटेल से। तो यहाँ पे अगर हम कहें फिजिकल फैक्टर, यानी भौतिक कारक, यानी शारीरिक भौगोलिक परिस्थितियां बच्चे के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करती हैं। यानी जैसे अगर हम कह दें आसपास का, जो हम कह दें हमारी जो इन्वायरमेंट है, या हम जोग्राफिकल कंडीशंस कह दें, उनसे बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। उनसे बच्चे का व्यवहार चेंज हो सकता है, उनसे बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो सकता है, एटीट्यूड चेंज हो सकता है। जो बच्चा अपने आसपास से चीज़ें सीखता है, ऑब्जर्व करता है, हो सकता है जो चीज़ें वो घर पे सीख रहा हो और वो जिस चीज़ बाहर सीख रहा हो, बाहर से हम बहुत चीज़ें होती है ना कि बहुत चीज़ें बच्चे सीख के आते हैं, तो फिर उनमें घर में जब घुसते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, जो क्वेश्चन पूछने का वे होता है कि मम्मी ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, फिर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा बाहर से भी सीख के आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ उदाहरण के तौर पे लें तो दिल्ली में जन्म लेने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जन्मे बच्चे की तुलना में गर्म आर्द्र वातावरण के प्रति अधिक सहिष्णु होगा। यानी देखो, अगर आप देख रहे हो दिल्ली में सबसे गर्म रहता है, सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ठंडा इलाका है। अब कोई बच्चा दिल्ली, यानी दिल्ली जैसे गर्म इलाके से आ रहा है, और कोई बच्चा जो जम्मू कश्मीर में जन्म लिया है, उन दोनों में अगर आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो भाई दिल्ली वाले को पता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ की वातावरण है वो कैसा है, किस हिसाब से ढलना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर का बच्चा होगा उसको पता होगा कि किस हिसाब से क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि गर्म और आर्द्र वातावरण के प्रति अच्छे से मतलब वो रहेगा, मतलब जानकारी रहेगी उसको, वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझेगा, क्योंकि वो वहाँ जन्म लिया है ना। जैसे जम्मू कश्मीर का बच्चा, अगर जम्मू कश्मीर की वातावरण की बात करें तो वो वहाँ के प्रति अधिक मतलब अवेयर होगा, अधिक जानकारी होगी उसको, अधिक समझदार होगा वहाँ से, है ना, कि भाई यहाँ गर्म इलाका है, यहाँ का रहन सहन ऐसा होगा, यहाँ किस वातावरण में किस हिसाब से ढलना चाहिए। वहाँ दिल्ली का बच्चा होगा वो उस हिसाब से गर्मी के हिसाब से जज करेगा। तो वो चीज़ दोनों इफेक्ट करती हैं बच्चे के विकास पे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है, जो सेकंड कारक है, वो क्या है? आपकी फैमिली, यानी आपका परिवार। बच्चे के विकास में परिवार अहम भूमिका निभाता ही है। हम परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं,
चाहे वो आदत हो, चाहे हमारा अनुशासन हो, हमारा व्यवहार हो, हमें बातचीत करने का तरीका, हमें दूसरों के सामने उठने बैठने का तरीका, किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, किससे कितनी दूरी रखनी है, किससे हमें दूरी नहीं रखनी, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें फैमिली सिखाती है। फैमिली हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है, फैमिली हमें सिखाती है भाई पैसों की बचत कैसे करनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किस कंडीशन में हमको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं। वैल्यूज़ नॉर्म्स वगैरह तो हम सोसाइटी से सीखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के साथ साथ फैमिली से भी सीखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बच्चे की पहली बातचीत उसके परिवार के साथ होती है, क्योंकि बच्चा अपनी फैमिली में ही बड़ा होता है। एक बच्चा जो व्यवहार देखता है, जो मूल उसे सिखाया जाता है, वैसा प्रारंभिक बातचीत के माध्यम से होता है। हम बच्चा ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद तुरंत स्कूल में पहुंच जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बच्चा अपने जो परिवार होता है उस वातावरण में ढलता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हम ये कहते हैं, या बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है कि भाई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप ऐसे बात करो, ताकि बच्चा भी वैसा सीखे, क्योंकि बच्चा हमसे सीखता है ना। बच्चा हमें ऑब्जर्व करता है, हमें देखता है, हम जैसा करते हैं बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो जैसा हम व्यवहार दिखाते हैं बच्चा वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है। एक तरीके से अगर आप कह दो तो बच्चा नकल करता है आपकी। नकल करने का मतलब ये नहीं कि जैसा आप करोगे वैसा ही हूबहू करे, लेकिन ज्यादातर आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा बच्चे वैसे पर्यावरण में भी जाते हैं, स्कूल वगैरह में भी अगर मान लो बच्चे जाते हैं तो वहां पे भी देखो टीचर जो चीजें पहन के आते, कैरी करके आते, जिस तरीके से चलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको ऑब्जर्व करते हैं और आपने देखा होगा वैसे ही बढ़िया साफ सुथरा अच्छे से बन के चले आएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे के विकास में परिवार का बहुत अहम रोल है, क्योंकि परिवार से बच्चा सीखता है, देखता है और इज्जत करना, आदर करना, किसी से बात करना, और जो क्वालिटी आती है वो अपने माता पिता और अपने परिवार से आती है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल एवं टीचर्स की, तो पर्यावरण में स्कूल और टीचर का भी अहम रोल है। स्कूल का माहौल और शिक्षक भी बच्चे को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बहुत शैतान होते हैं, लेकिन स्कूल जाते ही वो सुधर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों घर में कभी कभी कैसा होता है कि घर में कुछ हमें बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे में क्या होता है कि स्कूल में भी अब तो डांट फटकार बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक डर बच्चे में बना रहता है थोड़ा सा कुछ बच्चों में, कि भाई स्कूल जाएंगे, मैम है। अब घर में तो बच्चा बहुत शैतानी करता है, भाई मम्मी पापा हैं, अपने बच्चों को कितना ही मारेंगे, है ना, कितना डांट फटकार करेंगे, लेकिन स्कूल में जाके उसके अंदर एक डर आ जाता है। वो डर के थ्रू, या आप ऐसे भी कह लो कि वो आदर करने के थ्रू, वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। हम जो चीज़ें घर पे नहीं सीख पाते, हमें स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर देती हैं। अब वही जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को स्कूल में अनुशासन सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है किस तरीके से आदर करना चाहिए, वो तो भाई घर पे भी सिखाया जाता है, लेकिन घर पे बच्चे उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत मतलब उतना जोर नहीं देते। लेकिन जब वो चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है, जब टीचर आपको सिखाते हैं, तो उस चीज़ को वैल्यू देते हैं बच्चे, उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं कि हाँ टीचर बता रहा होगा तो अच्छा बता रहा होगा। आपने कभी कभी देखा है कि भाई हम अगर बच्चों को कोई चीज़ घर पे बता रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होती है, तो नहीं मानेंगे, और वही चीज़ टीचर ने बता दी, नहीं मेरी टीचर ने ऐसा कहा है, वो सही है, आप सही नहीं हो, है ना। तो बच्चे टीचर्स की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वहाँ पे भी अगर बच्चे कहेंगे, भाई आपने शिकायत की स्कूल में बच्चे की कि शैतानी करता है, ये करता है, वो करता है, वही चीज़ बच्चे को टीचर ने सिखा दिया कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते, मम्मी पापा की इज्जत करते, वो तुरंत मान लेगा क्योंकि वो टीचर ने कहा है ना। तो उनके हिसाब से माइंड में ये होता है भाई टीचर कह रहा है तो सही कह रहा होगा। ठीक है, चाहे आप घर पे उसको जितना बोल दो कि भाई बेटा ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं टीचर ने कहा था ये चीज़ सही है तो सही है, ठीक है, आप मत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, शिक्षक एक बच्चे के पहले रोल मॉडल होते हैं, सही बात है। जिस तरह से एक शिक्षक खुद को संचालित करता है या बच्चे के साथ बातचीत करता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान और जो लोग बनते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। तो इसी वजह से एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उसके बोलने में कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो, उसके जो बोलने का तरीका है, उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे अदर लोग प्रभावित होते हैं।
जैसे जैसा आप व्यवहार करोगे, भाई कोई टीचर चिल्ला रहा है, डांट फटकार रहा है हर चीज में, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है उस चीज से। आप बच्चे के सामने एक सेट करोगे एग्जाम्पल कि हाँ, जो टीचर होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उनके मतलब करने का ढंग है, वो सारी चीजें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं। इसी वजह से बच्चे के रोल मॉडल कहे जाते हैं टीचर, है ना। बच्चे मानते हैं गुरु के थ्रू, है ना, कि हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ बेहतर सीख रहे हैं, इस वजह से। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बस आप इतना समझिए कि जो हमारा पर्यावरण है, उसमें हमारी परिवार की भी भूमिका है, हमारी जो सोसाइटी है वो तो उसकी भूमिका है ही, हमारा जो स्कूल है, हमारे टीचर्स हैं, इन सभी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चे को संवारने में, बच्चे का अच्छा माहौल क्रिएट करने में, बच्चे में एक अच्छे गुण विकसित करने में, इन सभी की अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल आनुवंशिकता या केवल पर्यावरण, यहाँ दोनों का सम्मिश्रण रूप है। अब बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। क्या होता है नेचर और क्या होता है नर्चर, यानी हम बात करने वाले, इससे पहले भी मैंने नेचर और नर्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे हमने नेचर वर्सेस नर्चर के जो विवाद हैं उनको पढ़ा था। तो पिछली वीडियो भी देखते जाइए ताकि आप का एक भी टॉपिक छूटे नहीं, और इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से होगा कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, और अपना एक टारगेट क्रिएट करके चलिए कि आपको 130 नंबर अर्जित करने हैं। 90 और 82 का टारगेट मत रखें, क्योंकि अगर आप इसका टारगेट रखते हैं तो उससे कम ही नंबर आता है। मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी, इसके बारे में चलिए हम इसके आगे बात करते हैं, अदरवाइज हमारा टॉपिक मिस हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हम 130 140 का टारगेट लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यह क्या है, व्हाट इज इट, यानी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। प्रकृति बनाम पोषण की बहस में प्रकृति का तात्पर्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों से है। जन्मजात गुण मतलब जो हमें जन्म से मिलते हैं, आनुवांशिक रूप से मिलते हैं, आप वंशानुगत भी कह सकते हो, जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जो हमारे अंदर जो गुण, जो हमारे अंदर क्वालिटी, जो हमारे अंदर एबिलिटी, जो हमारे अंदर क्षमता, और ये जो सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, स्वयं ही मिलती हैं। इन्हें बनाने के लिए या किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। भाई जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, उस कई तरीके से चेंज हो सकता है, लेकिन जो हम अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से जो गुण अर्जित कर रहे हैं वो हमारे जन्मजात है, वो हमारे जन्म से ही हमें मम्मी पापा से वो गुण मिले हैं, वो हमारे लाइफ टाइम तक रहेंगे। अगर हम बात करते हैं वहीं पालन पोषण की, तो जो वातावरण में हम रह रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ हमारा विकास हो रहा है, जहाँ हमारी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, जहाँ हमारा लालन पालन हो रहा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा नर्चर है। नर्चर मतलब वहाँ हमारा क्या हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, यानी जहाँ हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारा नर्चर होता है। यानी भाई हमने अच्छी बातें करना सीखा, हम बुरी चीज़ सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, कैसा व्यवहार करना सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा हमारा लालन पालन पर निर्भर करता है। ये सब हमारा किस में निर्भर करता है, नर्चर में निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो प्रकृति में जैविक या पारिवारिक कारण होते हैं, जैसे हमने अभी हेरिडिटी की बात की, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो हेरिडिटी से, है ना। अगर हम पालन पोषण की बात करेंगे तो आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो आस पड़ोस हैं, जो आपके आसपास का वातावरण है, जो चीज़ें हम उनसे सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, नर्चर होता है, यानी पालन पोषण या होता है। ठीक है, आप दो तरीके से आप इसको आनुवांशिकता समझ लो यानी हेरिडिटी, और इसको समझ लो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, है ना। तो आप बस इतना समझ लो कि भाई ये हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी है, और ये क्या है, इन्वायरमेंट है। यानी जो चीज़ें हम अपने आसपास, चाहे वो सोसाइटी हो, स्कूल हो,
आपके टीचर्स हों, आपका आसपास का माहौल हो, वो जो चीज़ें होती हैं वो होती है नर्चर, यानी जहाँ से हम पड़े बड़े हैं, जहाँ से हमारा लालन पोषण हो रहा है, जहाँ से चीज़ें हम सीख रहे हैं, वो हमारा क्या है, पालन पोषण है। और नर्चर मतलब जो चीज़ें हमें खुद से ही गुण आया है, जन्मजात गुण है, ये हमने अर्जित नहीं किया, ये स्वयं से था, नेचुरल से, जैसे ही हम पैदा हुए वो गुण हमारे अंदर पहले से ही आ गया, वो गुण हमें मम्मी पापा से ही मिला है ना। तो वो चीज़ क्या होता है, वो होता है नर्चर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें उतनी हैं जो अभी हमने आप अभी आगे पढ़ी हैं, वही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वंशानुगत और पर्यावरण की शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ठीक है, यानी वंशानुगत और पर्यावरण का ज्ञान शिक्षक को विभिन्न तरीके से मदद करता है। इनकी यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है ये, कि वंशानुगत और पर्यावरण का ज्ञान शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत और क्षमताओं को जानने में मदद करता है। यानी वंशानुगत और पर्यावरण का ज्ञान हमको, जैसे बच्चे हैं, अब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग सोसाइटी से आए हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं उनकी, उनके घर का कल्चर अलग अलग है। अब जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि एक ही छड़ी से हाँकते हैं सबको। सारे बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद हम उनको कैसे डील करते हैं, किस तरीके से हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब हम चीजें कहाँ से सीख रहे हैं, हमने अपने आसपास, और हम वंशानुगत रूप से, यानी हम अपने क्या नर्चर से सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के व्यक्तिगत जरूरत और क्षमताओं को जानने में हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हमें मदद करता है कि आखिरकार बच्चों की नीड्स क्या हैं, बच्चों को किस क्षमता के हिसाब से, किस बच्चों को किस हिसाब से सिखाना चाहिए, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में बच्चों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने भी क्या करता है, मदद करता है। यानी बच्चों को किस तरीके की एडवाइस दी जाए, किस तरीके से बच्चों की हम हेल्प कर पाए, किस तरीके से उसको सही दिशा दे पाए, ये सब हम किससे सीखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे अंदर जेनेटिक होती हैं, हमारे मम्मी पापा से ही हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, यह शिक्षक को बच्चों को प्रतिभावान, सामान्य और धीमे अध्ययनकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने में मदद करता है, तथा उनके विभिन्न प्रकार के शिक्षण को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है ना। तो यहाँ पे शिक्षक को थोड़ा सा ये चीज़ों का भी नॉलेज हो जाता है कि कौन सा बच्चा प्रतिभावान है, कौन सा सामान्य है, कौन सा है थोड़ा सा मंद बुद्धि, उसको जानने में मदद करता है, ताकि बच्चा उस हिसाब से बच्चों को जो आवश्यकता की नीड है उसको वो दे पाएगा। भाई जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, कि जैसे दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, कि भाई जिनको कोई चीज़ सिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, उनको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, ना बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि के होंगे, ना बहुत मंद बुद्धि के होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सच में आप कुछ पढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि उनके सर से निकल गया है, पल्ले ही नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं वो चीज़, हो सकता है वो आपकी जो लैंग्वेज है उसको ना समझ पा रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि भाषा, लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से आप चीज़ बता रहे हो, जो आपके समझाने का तरीका है। तो हो सकता है, अभी आपने देखा हो, आप भी बड़े हो गए हो, टीचिंग लाइन पे, मतलब आप यूट्यूब पे कई सारे टीचर सर्च करते हो, पढ़ाते सब हैं, ऐसा नहीं है कोई टीचर खराब पढ़ा रहा हो, पढ़ाते सब है। लेकिन टीचिंग की जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो हर एक टीचर का सेम नहीं होगा, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका सेम नहीं होगा। आप जब पढ़ने जाते हो तो टीचर, देखो यूट्यूब पे सर्च करोगे, भाई भाई सीटेट के लिए टीचर, भाई हिमांशी मैम आ गई, सचिन सर आ गए, अध्ययन मंत्रा वाले आ गए, और भी बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं। तो अगर आप मान लो वहाँ पे देखो, हिमांशी मैम का आपको अच्छा लगा, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपने उसको देखा। भाई सचिन सर के पढ़ाने में आपको समझ में आया। मतलब मेन फोकस क्या है, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब जो पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो टीचिंग इफेक्टिव है ना। आपके हिसाब से हो सकता है कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है ना। तो उस हिसाब से होता है। तो एक बार हमने क्या किया था अपने स्कूल में, हम बता रहे हैं कि हमने क्या किया था, कि एक तो पहली बात तो, एक हमने दो तरीके से बच्चों के लिए, जो मंद बुद्धि को हैं उसको भी हमने सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में सम्मिलित किया। तो एक तो थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, और एक थे मतलब
एवरेज बच्चे, अगर हम कह दें सामान्य बच्चे, कि जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ हो गए मान लो हाई इंटेलिजेंट वाले बच्चे, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा हो गए, लो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हाई, मतलब हल्का सा कम, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे क्लास में गवर्नमेंट में तो ऐसा 4-5 बच्चे बैठे रहते थे। तो हम क्या करते थे कि जो थोड़ा मंद बुद्धि का है तो इनके बीच में उनको बैठा देते थे। इनके बीच में बैठाने से क्या हो जाता था कि यहाँ पे जो तीव्र बुद्धि का बैठा है और यहाँ पे जो तीव्र बुद्धि का बैठा है, और यहाँ अगर हम मंद बुद्धि का बैठाएंगे तो ना चाहते हुए भी वो आसपास देख के वो चीज़ करना स्टार्ट करेगा। और ये चीज़ एक्चुअली प्रूफ हुई, क्योंकि हमने जब ये चीज़ किया कि भाई जो तेज बुद्धि वाले बच्चे थे उनके बीच में जब हमने ये थोड़ा सा कम मंद बुद्धि वाले बच्चों को पढ़ाया, जो सबसे पीछे बैठते थे, उनको ये डर रहता था कि भाई हम सामने बेंच पे बैठेंगे तो मैम हमको देखेंगी, हमसे क्वेश्चन करेंगी, हमको समझ में नहीं आएगा, और उनको बातें भी करनी रहती थी, सबसे पीछे जाके कॉर्नर पे बैठते थे ताकि मैम हमको देखे नहीं, ना हमसे कोई क्वेश्चन करे। तो मैम की नज़र तो भाई टीचर की नज़र हर किसी में रहती, वो चाहे बोले ना, वो अलग बात है। तो हमने ये चीज़ आजमाई थी और ये बहुत अच्छी टेक्निक साबित हुई, जिससे बच्चा क्या हुआ कि पीछे बैठ के बच्चा शैतानी करता था, मस्ती करता था और बहुत सारी चीज़ें करता था। तो अब क्या है कि जब वो सामने बैठा और ये दो होशियार बच्चों की जब बीच में बैठा, अब ये बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चा भी उनको देख देख के कर रहा है। फिर हमने इनको कह भी दिया था कि अगर किसी इसको हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम इसकी हेल्प कर देना, जो कॉपी किताब हम खुलवाते हैं, ये बच्चा नहीं समझ पाता है तो उसको मदद करना। वैसे टीचर्स होते हैं मदद के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा जब कुछ चीज़ें अपने आप करना स्टार्ट कर देता है ना तो कॉन्फिडेंट और आ जाता है। जैसे एक दो बार टीचर ने बोला बेटा ये कॉपी निकाल लो, भाई कोई भी टीचर जाएगा सामने बोलेगा ही भाई, किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है वो तो वैसे भी बच्चे जान जाते हैं, है ना, कौन सा चैप्टर ओपन करना है उनको समझ में अगर दिक्कत होती है तो वैसे तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, बता भी देता है, बच्चों के साथ भी जा जा के बोल देता है। लेकिन तब भी अगर ऐसे अगर कंडीशन किया जाएगा तो बच्चा उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान देने लगा, और बच्चा मतलब ऐसा नहीं है कि मस्ती कर रहा है, हमने पहले तो उसको जबरदस्ती बीच में बैठाया, वो खुद आके बीच में बैठता है। तो ये जो थोड़ा सा चेंजेस आता है तो ये थोड़ा सा हमको कभी कभी ये चीज़ करनी पड़ती है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, इधर उधर की हो गई। अब बात करते हैं शिक्षक को बच्चों की प्रतिभा नहीं, ये तो हो गया। अगर हम बात करें ये शिक्षक को विद्यालय में बेहतर शिक्षा वातावरण प्रदान करने में भी मदद करता है। तो जिस हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं, जिस हिसाब से हम करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ता है, हम उतना क्रिएटिव होते हैं। किसी भी टीचर को कुछ नया नया करते रहना चाहिए, जिससे थोड़ा इन मतलब इनोवेशन हो, थोड़ा नया चीज़ होगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कुछ अपने जेनेटिक रूप में भी सीखते हैं, कुछ हमने अपने वातावरण से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स रूप में हो जाती हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, किसकी बात कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत विभिन्नता। इतने दिन से मैं कह रही थी ना कि मैं ये जो मोबाइल में चलाने वाला जो पेन होता है इसको नहीं ले पा रही। देखो मैंने लिया तो है, लेकिन ये जो सामने का ये बेटर नहीं है, इसको लिखने में कम मज़ा आ रहा है, मतलब लिखती हूँ तो बहुत क्लियर नहीं जाता है। तो अब धीरे धीरे इसका होने लगेगा। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो हर एक बच्चे में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है उसका रंग रूप अलग हो, शारीरिक गांठ अलग हो सकता है उसकी बुद्धि लब्धि अलग हो, उसका स्वभाव चेंज हो सकता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह से होती हैं और इन सारी चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, है ना। यानी मीनिंग समझने का अर्थ यही है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, वो आपके रंग, शारीरिक गठन हो सकता है उसकी चेंज हो, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि हो सकता है उसकी रुचि किसी और चीज़ में हो, आपकी रुचि किसी और चीज़ में हो, उसका स्वभाव चेंज हो सकता है, उसकी व्यक्तित्व के और गुण भी अंतर हो सकता है। तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलता जुलता हो।
अगर हम ये कह दें कि भैया जैसे प्रतिभा जैसी एक और लड़की है, सेम टू सेम ऐसी ही इसकी क्वालिटी, गुण भी ऐसा है, व्यवहार भी इसका ऐसा है, उसकी जो रंग रूप है, गठन है, तो मेरी डुप्लीकेट नहीं हो जाएगी वो? डुप्लीकेट सिर्फ चेहरे से नहीं, स्वभाव और बिहेवियर से भी डुप्लीकेट, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हम अलग अलग जगह पर हमारा जन्म होता है, अलग अलग वातावरण होता है हमारा, अलग अलग माता पिता होते हैं। तो जब ये सारी चीजें अलग होंगी तो भाई बच्चे भी तो अलग होंगे। बच्चे का रूप रंग स्वभाव गठन, है ना, वो जिस कल्चर से, भाई आदिवासी बच्चा है और आप यहाँ के बच्चों को कह दो, तो आदिवासी बच्चे का जो कल्चर है, जो उसने अपने आसपास से सीखा है, जहाँ उसका परिवार है, जैसा उसका माहौल है, उसकी लैंग्वेज से लगा के उसकी हर चीज में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के बच्चों में चेंजेस होगा, जम्मू कश्मीर की बात करूँ जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु के बच्चे की बात करूँ तमिलनाडु, या अगर मैं बात करूँ घर के हर दूसरे घर में बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसमें भी जो गुण होंगे व्यवहार होंगे वो अलग होंगे। जरूरी नहीं है जो बच्चा जो जो इसमें गुण हैं, हो सकता है कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी खेलने में अच्छा, हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा होगा, हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा हो तो दूसरा बच्चा साइंटिस्ट या कुछ इलेक्ट्रिक चीज करने में अच्छा होगा। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात करता है हमारा एजुकेशन। हमारा एजुकेशन कहता है कि चाहे बच्चों में कितने भी डिफरेंसेस हों, उन डिफरेंसेस को स्वीकार करना होता है और उन डिफरेंसेस के हिसाब से हमको क्या करनी होती है, टीचिंग करनी होती है, उस हिसाब से हमको वैल्यू करना होता है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है आपका हेरिडिटी और एक आपका इन्वायरमेंट। हमने कहा था कुछ चीजें हैं जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, आनुवांशिक रूप से सीखते हैं। जो हमारे अंदर जो गुण आते हैं वो हमारे माता पिता से आते हैं। जो हमारे अंदर क्षमता होती है, जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है, जो हमारे अंदर अगर बिहेवियर की भी बात करें, वो भी हमें अपने माता पिता से मिलता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में हम आसपास से कुछ चीजें सीखते हैं, वैल्यू करना सीखते हैं, हो सकता है रिस्पेक्ट करना सीखें, हम अपने स्कूल से, हम अपने शिक्षक से, हम अपने पीयर ग्रुप से, हम अपनी सोसाइटी से बहुत चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पर्यावरण होता है। ठीक है, तो ये दोनों का रोल आपके जीवन में पड़ता है। अब अगर बात करें कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का पहला जो कारण है वो है हेरिडिटी, यानी आपकी क्या है, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुगत है। व्यक्तियों के शारीरिक मानसिक और चारित्रिक विकास का प्रमुख कारण वंशानुगत है। जो बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो किससे प्रभावित है, वंशानुगत से। जो बच्चे का मेंटल यानी बच्चा इंटेलिजेंट है, अभी हमने बात की ना, जब हम आनुवांशिकता के लॉस पढ़ रहे थे, आनुवांशिकता के नियम पढ़ रहे थे, तब हमने उनमें देखा था कि भाई माता पिता बुद्धिमान हुए तो हो सकता है बच्चा भी बुद्धिमान हो। ठीक है, समानता के नियम में पढ़ा ना, भाई माता पिता मंद बुद्धि हो तो बच्चा भी मंद बुद्धि हो सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं, कुछ चीजें हम आनुवांशिक रूप से होती हैं। हो सकता है माता पिता बड़े क्रिएटिव हों, काफी अच्छे हों, मतलब उस तरीके से बुद्धि लब्धि के हिसाब से, तो बच्चा भी वैसा होगा, तो उनमें भी वो गुण आ जाते हैं। वो क्या होती है, आपकी आनुवांशिकता होती है। ठीक है, हो सकता है चरित्र जो माता पिता का चरित्र है, जो उनका व्यवहार है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी के गुण आपके बच्चे में भी आ जाए। इन्वायरमेंट यानी आपका जो वातावरण है, यानी जो चीज़ें हम सामाजिक रूप से, हम अपने सांस्कृतिक रूप से जो वातावरण से हम सीखते हैं, वो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम अपने समाज से सीखते हैं, हम अपने आसपास लोगों से सीखते हैं, हम अपने स्कूल से सीखते हैं, हम अपने टीचर से सीखते हैं, कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी से क्या बोलना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या आदर करना चाहिए, हमारे प्रति जो दूसरों के प्रति सम्मान कैसे दिखाना चाहिए। कुछ चीज़ें तो आपके माता पिता से आपको स्वयं ही मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने आसपास से सीखते हैं। ठीक है, एज ऑफ इंटेलिजेंस यानी आयु की बुद्धि, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसके अनुसार होता है।
इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है कि आयु के मतलब कि आयु जाता है। मतलब एक बात इतना समझिएगा कि बच्चा शैशवावस्था में है, उसकी बुद्धि लब्धि अलग होगी, है ना। बच्चा कहाँ है, बच्चा शैशवावस्था में है, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु में है। बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है, बच्चे के जो सोचने की क्षमता है वो अलग होगी। बच्चा जब बाल्यावस्था में पहुंचा, तब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में जब पहुंचा बच्चा, तो बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है ना। बच्चा जो किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसका दिमाग हो सकता है और तेज हो जाए, तो उसका फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम कहेंगे कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती जाती है। अब हम अगर ये कहें कि जो चीज़ें, अब मान लो कि जो चीज़ें हम किशोरावस्था यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल के ऊपर हो जाता है, अगर हम कहें उस बच्चे से हम कोई चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो सही है। अब वही उम्मीद जो हम किशोरावस्था बच्चे से कर रहे थे, जो 18 साल के बच्चे से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये ऐसा करेगा, और वैसे ही व्यवहार की उम्मीद अगर हम कर रहे हैं बाल्यावस्था के बच्चे से, तो क्या वैसा ही व्यवहार, वैसी ही चीज़ समझ पाएगा? जो चीज़ हम किशोरावस्था के बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाल्यावस्था का बच्चा समझे, यानी 6 से 12 वर्ष का बच्चा वो चीज़ समझे जो हम 18 से 25 वर्ष के बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो चीज़ समझ पाएगा? क्योंकि उसकी जो बुद्धि लब्धि है, जो सोचने का तरीका है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा। धीरे धीरे जब होता है, दिमाग का विकास भी होता है, तो धीरे धीरे वो चीज उस तक समझेगा। तो सब अपने एज के हिसाब से वो चीज समझते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे बुद्धि लब्धि स्तर भी बढ़ता जाता है। ठीक है। बात करें हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ हष्ट पुष्ट, कुछ साधारण, कुछ दुर्बल, इसलिए शारीरिक व्यक्ति और कार्य क्षमता में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग को आपने देखा होगा बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं, उनको इतनी एनर्जी रहती है कि आप लगोगे कि भाई ये क्या खा के आए थे तो इतनी एनर्जी लग रही है। कुछ लोग लगेगा कि भाई काम पे आते ही लगेगा कि बस ऐसा लग रहा है कि सो के उठे थे। उनकी बॉडी या हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट उनके काम पे भी पड़ता है। अब आपने अपने आसपास ही देखा होगा, या अगर स्कूल वगैरह में आप जॉब करते हैं, तो कुछ टीचर होते हैं तो आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग रौनक, एक अलग एनर्जी, एनर्जेटिक लगते हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं कि बस अभी ऐसा लग रहा है कि सो के उठ के चले आए हैं। लेकिन वो जो हेल्थ होती है वो उनके काम पे भी इफेक्ट डालती है। जो उनका जो स्वास्थ्य होता है वो किस पे करता है, अपने वर्क पे भी, और उनके जो चेहरा होता है उससे भी पता चल जाता है हमको। उनकी जो फिजिकल पावर होती है उससे भी हमको थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काम पे भी इफेक्ट डालती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जाति प्रजाति एवं राष्ट्र, ठीक है, कास्ट रेस एंड आपका नेशन, तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में जाति प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान है। भाई अलग अलग जाति से लोग आते हैं, अलग अलग प्रजाति से, अलग अलग देश से लोग आते हैं, तो उनके जो सोचने का समझने का तरीका होता है, जो व्यवहार करने का तरीका होता है, जो भाषा होती है, वो भी अलग अलग तरीके से होती है। भाई कोई उत्तराखंड में पैदा हुआ, तो कोई देहरादून में पैदा हुआ, तो कोई गुजरात में पैदा हुआ, कोई अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुआ, तो अलग अलग की जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का एटमॉस्फियर है वो अलग है, वहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो अलग है। तो जब ये सारी चीज़ें अलग होंगी, वहाँ का जो उसका पैदाइशी है वो अलग है, तो हाँ क्या होगी, अंदर डिफरेंसेस भी आएंगे। भाई तमिलनाडु का बच्चा और कह दिया जाए यूपी का बच्चा सेम नहीं हो सकता ना, उसके विचार सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें सेम हो जाएंगी, लेकिन हर चीज़ थोड़ा ना सेम हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करेंगे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी शिक्षा और आर्थिक दशा, शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। हम जानते हैं शिक्षा प्राप्त कर लेना मतलब एक तरीके से आप जिंदगी की आगे और बढ़ रहे हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। हमें शिक्षा ही सिखाती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए, कैसे हम समाज में रहते हैं, कैसे हमको
लोगों को रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की मदद करनी है, ये हमें शिक्षा से ही पता चलता है। क्या गलत है, क्या सही है, ये सब आपका एजुकेशन ही बताता है। एजुकेशन मतलब ये नहीं होता है कि आपने यहाँ तक पढ़ाई की कर ली, पीएचडी कर लिया और आपने डिग्री हासिल कर ली, भाई मैं एजुकेशन ले चुका हूँ। एजुकेशन आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपके बिहेवियर में नजर आना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर वो लोग जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, जो सच में पढ़ाई को अहमियत दे रहे हैं, जो सच में अच्छे से पढ़ाई को पढ़ा है, वो लोग बहुत ज्यादा पकटर पटर पटर बोलते नहीं है, है ना। वो गंभीर होते हैं, वो चीजें पहले सुनते हैं दूसरों की बात। कुछ आपने देखा होगा जिसने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिन्होंने सच में जानते हैं कि शिक्षा क्या है, उन लोग को सुना होगा कि कोई इंसान अगर सामने वाला बोल रहा है, पहले उस चीज को सुनेंगे, सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कि कोई सामने वाला बोल रहा है, आधी बात बोली नहीं, सुना है नहीं, कि अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिया। तो समझदारी इसी में होती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसी हिसाब से हम चीजें कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि आपका व्यवहार कैसा, आपके व्यवहार में आपकी शिक्षा झलकनी चाहिए, आपका बिहेवियर बताएगा, है ना। भाई आप चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, तो वो एजुकेशन नहीं होती है। एजुकेशन मतलब है किस इंसान से कैसी बात करनी है, किस इंसान से कैसा व्यवहार करना है, कैसे गंभीर रहना है, कैसे हर चीज को समझना है, सुनना है, फिर रिएक्ट करना है, वो आपके बिहेवियर में पता चल जाता है। ठीक है। तो ये आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है जहाँ पे हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात की है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी जो झारखंड वाला मामला है इसमें मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो झारखंड वाला मामला है ये आपको भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीटेट और जो अदर स्टेट के जो स्टेट क्वालिफाइड लोग थे इनको हटा दिया गया है। जो सहायक प्राचार्य की भर्ती होनी थी उसमें इन लोगों को वैलिड नहीं माना गया है, जबकि जेटेट को वैलिड माना गया है। तो यहाँ पे एक चीज और भी निकल के आती है कि सीटेट के साथ साथ हमें टेट की भी प्रिपरेशन करनी है। किसकी? टेट की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी काफी टाइम से हमारे यूपी में भी टेट की वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं। भगवान जाने गवर्नमेंट कौन से कोरोना काल से बैठी हुई चली है कि मतलब इसकी वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है। वहां तो झारखंड में तो 2016 से नहीं निकाली गई थी, जिसमें बच्चे उस चीज का ऑब्जेक्शन भी लगा रहे थे। तो यहाँ पे हर स्टेट वालों को टेट क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन मेरी ये एक सलाह ये भी है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल 90 और 82 मार्क्स, यानी सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स के लिए मत पढ़ाई कीजिए। आप टारगेट 130 140 का लेके चलिए, तब जाके आपका अच्छा नंबर आएगा। और अच्छा नंबर आएगा तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आपकी वेटेज इसमें नंबर काउंट हो, क्योंकि नई नई चीज़ें निकलती आती, फिर लगता है कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं की, ये चीज़ क्यों नहीं की। फिर एक बार अच्छे से मेहनत कीजिए और क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि अब तो टेट टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, दोनों ही लाइफ टाइम के लिए हो गया। मतलब एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ में फोकस कीजिए और केवल एमसीक्यू, केवल प्रीवियस ईयर पेपर पे डिपेंड मत रहिए। टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज चल रही हूँ। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दूसरों तक भी पहुँच जाएँ। अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और मैं अकेली ही हूँ जो सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे पीडीएफ बनाना हो, चाहे एवरीथिंग। तो थोड़ा सा इस वजह से लेट वीडियोस आती हैं मेरी कभी कभी, तो इस पे परेशान मत होइएगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। एक्चुअली जो करंट का चीज़ है वो मैं 8 बजे करती हूँ सीए, ठीक है। 8 बजे की क्लास रहती है एंड एक क्लास होती है 2 बजे और एक होती है 5 बजे। लाइव क्लास नहीं होती है, रिकॉर्डिंग ही होती है। तो एक्चुअली मैं 2 बजे और जो
5 बजे है उसमें वीडियो डालती हूँ। कभी कभी ये होता है कि मुझे लेट हो जाता है नेटवर्क की इशू की वजह से, तो वो वीडियो कभी कभी 5 बजे की जगह 6 बजे तक चली जाती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपको समय से उसका मिल जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये क्लास लेने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।